एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे अपना पार्ट 2 पंचायती राज। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था कि पंचायती राज की हिस्ट्री क्या है, और उसमें हमने कवर किया था कि 1773 से लेकर 1935 के अधिनियम तक 35 के अधिनियम तक पंचायती राज का क्या रोल था, और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, इंडिया में हमारा इसका क्या रोल था। क्योंकि जब हमने 1935 तक की बात की, उसके बाद हमने 1946 में संविधान सभा की बात की थी कि संविधान सभा में लोगों की क्या क्या राय थी पंचायती राज को लेकर। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही हमारा संविधान लागू हो जाता है 1950 में, उसके बाद यहाँ पर पंचायती राज का क्या रोल था। तो फर्स्ट पार्ट देखना ना भूलिएगा। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर एक प्ले लिस्ट बनी होगी इंडियन पॉलिटी की, उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पार्ट फर्स्ट मिल जाएगा। आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा पंचायती राज का इतिहास हमने उसमें कवर किया है। देखिए, 1950 के बाद क्या होता है, जब हमारा संविधान लागू हो जाता है, जैसे कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है, देन क्या होता है 1993 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलने के बीच की यात्रा कई उतार चढ़ाव से गुजरती है। अब हम ये देखते हैं कि हमारी जो पंचायती राज थी, इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला। ये मिला 1993 में। लेकिन जो 1950 से और 1993 के बीच का जो टाइम था, 1993 के बीच का जो ये टाइम पीरियड था, इसमें क्या था, बहुत सारी उथल मची हुई थी। मतलब कभी बहुत सारे उतार चढ़ाव इसमें आए थे। अब इस यात्रा का हम क्या करेंगे, जो भी ये उतार चढ़ाव आए थे, स्टोरी पर एक तरीके से आप स्टोरी समझ लीजिए कि हमें पढ़ना है 1950 से 1993 तक, और इसके बीच का जो भी टाइम पीरियड में जो भी घटनाएं हुई थी, उन सबको आज हम कवर करेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट क्या था। 1950 में संविधान लागू हो गया। अब हम करते हैं 1951 की बात। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम इस क्लास में क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, जो भी मेन हेडिंग है वो मैंने रेड कलर से कर दी है, आप उसको देख सकते हैं कि इसमें क्या कवर किया है हमने। सबसे पहले हम 1951 में फोर्ट फाउंडेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम बलवंत राय मेहता समिति पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पंचायती राज का आरंभ कैसे हुआ, 1959 में जो होता है। देन हम पढ़ेंगे सादिक अली समिति। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रशासनिक सुधार आयोग। फिर हम पढ़ेंगे अशोक मेहता समिति। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन हेतु निजी विधेयक, ये प्राइवेट बिल होता है, गवर्नमेंट बिल होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम CH हनुमंता राव कार्यदल। उसके बाद GV के राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति पढ़ेंगे, PK थुंगन समिति पढ़ेंगे, BN गाडगिल समिति पढ़ेंगे, 64 का संविधान संशोधन विधेयक पढ़ेंगे। उसके बाद हम 74वां संविधान संशोधन विधेयक पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, मतलब बिल के बाद हम अधिनियम पढ़ेंगे, विधेयक के बाद अधिनियम। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ 74 का भी डाल रखा, वो पढ़ेंगे। और एंड में लास्ट में मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन रखा है, इसको आप अटैम्प्ट कीजिएगा। तो आज की क्लास हमारी थोड़ी लंबी होने वाली है, तो एंड तक बने रहिएगा। अब हम पढ़ते हैं 51 में फोर्ट फाउंडेशन। ये क्या था, देखिए, इसके सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कुछ प्रयोग संचालित हुए, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम बना, जो काफ़ी हद तक सफल भी रहा। इसका निष्कर्ष क्या था कि जनता की सीधी भागीदारी के बिना विकास की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। जो कि हमारे इंडिया की जनता है, अगर वो किसी भी उसमें अपनी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएगी, तो हमारा क्या होगा, कोई भी पॉलिसी या प्लानिंग क्या होगी, वो पास नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसमें इसका जो रिजल्ट था, निष्कर्ष था, वो यही था। इस तरीके से क्या हुआ, 1952 में 2 अक्टूबर 1952 को 55 विकासखंडों में, विकासखंड आप समझते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई, तो आप याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1952। किसके तहत हुई, 1951 मतलब 1951 में जो फोर्ट फाउंडेशन था उसके सहयोग से। इन कार्यक्रम को पंचायती राज कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, यानी जो भी पंचायती राज के कार्यक्रम है उसके अंदर नहीं रखा जाता। लेकिन इन्होंने जो था पंचायती राज में इनकी जो था विशेष महत्व रहा था, यानी एक मेन रोल प्ले किया था। तो ये था 1951 से 1952 तक का सफ़र। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम बलवंत राय मेहता समिति। ये कब आई थी, ये 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित की गई थी, ठीक। और इस समिति ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें बहुत सारी सिफारिशें की थी। अब ये बनी थी जनवरी में, याद रखिएगा, जनवरी 1957 में, और इसने रिपोर्ट दी थी अपनी नवंबर 1957 में। अब इसमें कौन कौन सी सिफारिशें की थी उस पर हम डिस्कस करते हैं।
जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था उससे तो सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन फिर भी उसका विशेष महत्व था। जन सहभागिता सुनिश्चित करने का ठोस तरीका पंचायती राज हो सकता है। इन्होंने एक सिफारिश ये की थी, पंचायती राज को इन्होंने त्रिस्तरीय ढांचा बनाया। देखिए पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचा किसने बनाया, ये मेन इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है। अब ये देखिए त्रिस्तरीय इन्होंने क्या क्या बताया था, मतलब 3 स्तर पर क्या क्या बताया था। पहले तो आप इसको शॉर्ट नोट बना लेना कि बलवंत राय मेहता समिति ने क्या ऐसा बताया था, 3 लेवल बताए थे। अब ये लेवल कौन कौन से थे, फर्स्ट था ग्राम पंचायत, कि गांव लेवल पर यानी कि ग्राम के लेवल पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। इसके सदस्य और अध्यक्ष कैसे होने चाहिए, डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होने चाहिए। जो भी स्टूडेंट गांव से होंगे उन्हें पता होगा जब ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है तो सभी लोग डायरेक्ट जाकर वहां पर वोटिंग करते हैं। पंचायत में अनुसूचित जातियां तथा जनजातियों के 2 सदस्य, 2 महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यानी कि SC और ST के 2 मेंबर होने चाहिए। महिला प्रतिनिधित्व भी होनी चाहिए। ये था ग्राम पंचायत के लेवल पर। अब देखते हैं खंड या ब्लॉक स्तर पर इन्होंने क्या बोला था, कि ब्लॉक स्तर पर क्या होना चाहिए, पंचायत समिति होनी चाहिए जो विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की यानी विकास में जो भी कार्य होंगे उसकी वो मुख्य इकाई बनेगा। इसके थ्रू सारे कार्य होंगे, जिसके कुछ सदस्य तो होंगे प्रत्यक्ष चुनाव से आएंगे और कुछ मनोनीत किए जाएंगे। क्षेत्र के विधायक को इसमें पदेन सदस्यता दी जानी चाहिए। कुछ मेंबर तो डायरेक्ट इलेक्शन होगा उनका, और कुछ कैसे होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। ये किस में बोला गया, बलवंत राय मेहता समिति में। अब थर्ड पॉइंट है इनका, जैसे इन्होंने 3 लेवल बताए थे। फर्स्ट हो गया ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, सेकंड हो गया ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, थर्ड हो गया जिला स्तर पर जिला परिषद। अब इसमें क्या होता है, जिला स्तर पर जब जिला परिषद का गठन किया जाना चाहिए, इसकी अध्यक्षता जिलाधीश के पास हो। इसके सदस्य कैसे होने चाहिए, पदेन या मनोनीत होने चाहिए। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ना चुने जाएं, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात इसमें की गई है। ये बहुत जगह जब क्वेश्चन में पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देकर क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन ना होकर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। जिला परिषद का कार्य जिला योजना प्रक्रिया के परामर्श देने तथा पंचायतों के विभिन्न स्तरों की मांगों का समन्वय करने का होने चाहिए। क्या मतलब, यानी कि जो भी जिला योजना प्रक्रिया है उसकी एडवाइस लेनी चाहिए। इस तरीके से ये था जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन। बलवंत राय मेहता समिति की तीनों पॉइंट आपने क्लियर किए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सरकार का काम सिर्फ मार्गदर्शन, निरीक्षण, उच्च स्तर की योजना बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका काम सिर्फ ये नहीं हो कि वो मार्गदर्शन करे, उसका निरीक्षण करे या हाई लेवल की सिर्फ योजनाएं बनाए। इन योजनाओं का क्रियान्वयन का कार्य स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को सौंप देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट है, उसने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई और इनको जो अप्लाई किया जाए वो किसके लेवल से किया जाए, जो ये स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं होंगी तो इनको सौंप देना चाहिए। जिससे क्या होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी कि एक विकेंद्रीकरण आ जाएगा और इजीली वो सब जगह अप्लाई भी हो जाएंगी। अब देखिए बलवंत राय मेहता समिति में ये याद रखिएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी यानी वास्तुकार किसको बोला गया है, बलवंत राय मेहता समिति को। इनकी समिति कब बनी, 1957 जनवरी में। रिपोर्ट कब आई, नवंबर 1957। याद रखिएगा। अब देखते हैं कि पंचायती राज का आरंभ क्या हुआ। अभी तक हमने क्या पढ़ा, 1951 से 52 तक पढ़ा हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उसके बाद हमने 1957 पढ़ा जिसमें बलवंत राय मेहता समिति, जनवरी में ये समिति आती है और नवंबर में ये रिपोर्ट अपनी सौंपती है। उसमें बहुत सारी इनके सिफारिशें होती हैं। सबसे मेन सिफारिश जो है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, इन्होंने त्रिस्तरीय यानी 3 लेवल बताए। ग्राम पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर खंड और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इनको शिल्पीकार यानी कि वास्तुकार भी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। अब इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, अब आ जाते हैं हम 59 में। 59 में क्या होता है, जैसे कई प्रांतों में अंग्रेजी शासन, जब ब्रिटिश का शासन था तब से ही पंचायती राज किसी न किसी रूप में था, लेकिन जब उनकी व्यवस्था में कोई निश्चितता नहीं थी, यानी कि उनका कुछ सही से नहीं चला, तब क्या हुआ 1959 में केंद्र सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली। सिफारिश कब की थी इन्होंने, जनवरी में ये कमेटी आई, नवंबर में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसमें बहुत सारी सिफारिशें की तथा राज्यों को ये व्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित किया। सरकार ने बलवंत राय मेहता की जितनी भी सिफारिशें थी उसमें से एक्सेप्ट कर ली 1959 में। अब क्या होता है, सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 1959 में ये अधिनियम पारित किया, यानी कि जो अधिनियम मतलब पास हुआ बलवंत राय मेहता कमेटी का, वो राजस्थान में पास हो जाता है 1959 में, जिसके आधार पर क्या होता है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में नेहरू जी ने, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद कर लीजिएगा
कि 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। और कहाँ पर किया? राजस्थान के नागौर में। याद रखिएगा, बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आप क्लास में याद करके जाएं। 2 अक्टूबर 1959 नेहरू जी ने किया। और कहाँ पर किया? राजस्थान के नागौर में किया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद क्या होता है? 11 अक्टूबर 1959 को एक ऐसी व्यवस्था आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के सादनगर विकासखंड में शुरू होती है। फर्स्ट कहाँ पर हुई? राजस्थान के नागौर में। सेकंड कहाँ पर हुई? ये हो गई 2 अक्टूबर को। अब होती है 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिला है जिसके सादनगर विकासखंड में शुरू होती है। इसके बाद इसे कई राज्यों ने इस व्यवस्था को अपनाया। 1965 तक नागालैंड तथा लक्षद्वीप जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी। क्या समझ आया? हमने कहानी कहाँ से स्टार्ट की? हमने कहानी स्टार्ट की 1951 से, क्योंकि ये जो हमारी क्लास है ये है संविधान के लागू होने के बाद की। मैं आपको देखिए ऐसे बताती हूँ कि ये जो हम क्लास कर रहे हैं ये 1950 यानी कि जब हमारा संविधान लागू हो गया उसके बाद की कर रहे हैं। 1951 से और 52 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनता है। 1957 में हमारी बलवंतराय मेहता कमेटी आती है। इसी के आधार पर सिफारिशें इसकी एक्सेप्ट कर ली जाती हैं। और 1959 में 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का मतलब अप्लाई हो जाता है, पंचायती राज आ जाती है, शुरुआत हो जाती है। उसके बाद ये होता है अक्टूबर में 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद कहानी शुरू होती है 11 अक्टूबर की 1959 की, जो कि वो आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के सादनगर विकासखंड में शुरू होती है। और ऐसी करते करते 1965 तक सिर्फ नागालैंड और लक्षद्वीप को छोड़कर ये व्यवस्था पूरे देश में स्थापित हो चुकी होती है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब ये जो पंचायती राज विषय है ये राज्य सूची का विषय है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया है कि उसमें क्या होता है। पार्ट 1 में आप देखिएगा, जो ये पंचायती राज विषय था इस पर सहमति बनी थी कि इसकी जो सारी जिम्मेदारी होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट की होंगी, यानी कि राज्य सरकार को दी जाएंगी। तो इस तरीके से ये किसका विषय हुआ? ये राज्य सूची का विषय हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सूची कितनी होती है। ये 3 सूची होती हैं। एक होती है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है हमारी समवर्ती सूची। केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। अब केंद्र सूची पर के जो मतलब कानून बनाने का जो भी विषय होते हैं उस पर जो कानून बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है। और जो राज्य सूची के विषय होते हैं उस पर कानून राज्य सरकार बनाती है। इस तरीके से पंचायती राज जो विषय है राज्य सूची का है और उस पर कानून बनाने का अधिकार हमारी राज्य सरकार का है। ठीक, और अब एक सूची बची जो है हमारी समवर्ती सूची। अब इस पर जो है कानून कौन बनाता है? इस पर केंद्र और राज्य सरकार यानी कि सेंट्रल प्लस स्टेट सरकार दोनों कानून बनाती हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे केरल, जम्मू कश्मीर में एक स्तरीय होती है, क्योंकि बलवंतराय मेहता में 3 स्तरीय बताई थी, 3 लेवल बताए थे, जिला पंचायत, जिला परिषद, जिला समिति। ठीक, अब इसमें इसका मतलब अलग अलग चेंज हो जाता है। जैसे केरल, जम्मू कश्मीर में केवल एक ही स्तर होता है, केवल ग्राम पंचायतें होती हैं। तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा में 2 लेवल पर होती हैं। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इन जगह पर क्या होती हैं? 3 लेवल होते हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये फैक्ट है। अब जैसे कुछ राज्य हैं, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब, इस पर मिजोरम तथा मणिपुर ने न्याय पंचायतों का प्रावधान भी किया, जबकि अन्य राज्यों में नहीं। अब ये एक फैक्ट है, इसको जानिएगा। 1968 में क्या होता है, देश के कुल 579 यानी कि 5,79,000 गाँवों का 96% भाग पंचायतों के अधीन आ चुका था। यानी कि देश के जितने भी गांव थे उसका 96% में पंचायतें आ चुकी थी। धीरे धीरे ये आंदोलन में कमजोरी आने लगी। क्यों? क्योंकि राज्य के जो नेता लोग थे उन्हें लगा कि पंचायती राज का ढांचा उनकी शक्तियां कम कर देगा, क्योंकि जब सारी पावर किसके हाथ में थी? जो भी राज्य में मंत्री होते थे उनके हाथ में थी। अब ये शक्तियां क्या थी? ग्राम लेवल पर इनको डिवाइड कर दिया गया था, तो उन्हें लगने लगा कि ये तो हमारी शक्तियां कम कर देगा। इसका रिजल्ट क्या निकला? कहीं कहीं पर 10-10 साल तक पंचायती राज के मतलब पंचायत के चुनाव ही नहीं कराए गए थे। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं सेकंड समिति। ये है सादिक अली समिति। ये कब आती है? 1964 में सादिक अली की अध्यक्षता में इस ये समिति आती है। और इसमें क्या होता है, राजस्थान के पंचायती राज कार्यक्रम के कार्यकारण में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं, ये किस लिए आई? जैसे हमारा राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज आ जाता है, तो अब जब वो आता है तो उसमें कुछ बाधाएं भी आई, तो उसके लिए ये कमेटी नियुक्त की गई, सादिक अली समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मूल समस्या ये है कि जनता की भागीदारी का अभाव है। यानी कि जनता सही तरीके से उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी।
गरीबी, जानकारियों का अभाव, यानी कि गरीबी थी, जानकारी नहीं थी लोगों के पास। समाज जो था पूरे जातीय समीकरण में बदला हुआ था, यानी कि जातिगत भेदभाव बहुत कुछ था, जो पंचायती राज कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी घटाने के लिए जिम्मेदार थे। अब याद रखिएगा, सादिक अली कमेटी 1964, और ये आई थी कि जब पंचायती राज मतलब राजस्थान के नागौर में आ जाता है, उसकी बाधाओं को देखने के लिए इसका रिजल्ट ये निकला कि वहाँ पर गरीबी थी, लोगों के पास जानकारी नहीं थी पंचायती राज पंचायत से रिलेटेड, और जो भी समाज था वो क्या था, जातिगत भेदभाव से जूझ रहा था, मतलब जातियों में का समीकरण वहाँ पर चल रहा था, और जनता क्या थी, पार्टिसिपेट खुलकर नहीं कर पा रही थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बलवंत राय मेहता कमेटी, सादिक अली कमेटी। अब पढ़ते हैं हम प्रशासनिक सुधार आयोग। 1964 में क्या होता है, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन होता है, ठीक, जिसने अन्य विषयों के साथ स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायत की उपयोगिता पर भी विचार किया। आयोग ने सुझाव दिया कि विकास संबंधी कार्य जिलाधीश से लेकर जिला परिषद को सौंप देने चाहिए, ठीक। इसमें क्या बोला गया, 1964 में जो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग आया, उन्होंने बोला कि जो भी विकास से संबंधित कार्य हैं वो जिलाधीश से लेकर और जिला परिषद को सौंप देने चाहिए। अभी तक हमने कितना पढ़ा, एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा 1950 के संविधान लागू होने के बाद की कहानी, जिसमें 1951 से 52 में क्या होता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आता है। देन 1957 में बलवंत राय कमेटी आती है, जो जनवरी में आती है, लेकिन अपनी रिपोर्ट कब सौंपती है, नवंबर में अपनी रिपोर्ट लेकर आती है, और उसमें कुछ सिफारिश होती हैं। इनकी सिफारिश को 1959 में मान लिया जाता है, और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज आ जाता है, और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के शादनगर में ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज आ जाती है, ठीक। ये हुआ 1959 तक। 1964 में, अब 1964 में क्या होता है, 1964 में जो पंचायत लागू हुई थी राजस्थान में, उसमें कौन कौन सी बाधाएं आ रही थी, इसलिए सादिक अली कमेटी आती है 1964 में, याद रखिएगा। 1966 में आता है मोरारजी देसाई का प्रशासनिक सुधार आयोग। अभी तक हमने इतना पढ़ा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं सीधे 10 साल बाद, मतलब 66 से 67, 11वीं साल में अशोक मेहता समिति। अब देखते हैं इसमें क्या होता। ये जनता पार्टी के शासन में आते ही स्थानीय स्वशासन को मजबूत किए जाने की मांग उठने लगी। 1977 में क्या होता है, जनता पार्टी आ जाती है। इससे पहले क्या होता है, कांग्रेस का प्रभुत्व होता है, यानी कि पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी होती है। लेकिन 1977 में जनता पार्टी आती है और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की मांग उठने लगती है। 12 दिसंबर 1977 को मोरारजी देसाई की सरकार आती है। अशोक मेहता समिति का गठन किया। अशोक मेहता के अलावा इसमें कौन कौन थे, इनके नाम याद रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर, प्रकाश सिंह बादल, M.G. रामचंद्रन, EMS नमूद्रीपाद, सिद्धराज डड्डा, प्रोफेसर इकबाल नारायण। ये सब लोग क्या किसमें थे, ये अशोक मेहता कमेटी में थे 1977 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, अगस्त 78 में। ये भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कमेटी कब बनी और रिपोर्ट कब दी। आई कब 1977 में और रिपोर्ट अपनी अगस्त 78 में दी। जिसमें कौन कौन से सुझाव थे आइए देखते हैं। देखिए, पंचायती राज द्विस्तरीय होनी चाहिए। अब फिर से याद दिलाती हूँ, 1957 में जब बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, उन्होंने बात की थी 3 स्तर की। अब ये कितने स्तर की बात करते हैं, ये 2 स्तर की बात करते हैं। पहला स्तर मंडल पंचायत हो जिसमें 15-20 गांव शामिल हो, तथा दूसरे स्तर पर जिला परिषद हो। बलवंत राय मेहता ने एक ग्राम लेवल पर गांव मतलब ग्राम लेवल पर पंचायत, और एक ब्लॉक लेवल पर और एक जिला लेवल पर, उन्होंने 3 बताई थी, इन्होंने 2 बताई हैं। इन्होंने बताई हैं मंडल लेवल पर, जिसकी बात बलवंत राय मेहता समिति ने नहीं की थी, और दूसरी इसमें इन्होंने बताई है जिला परिषद। याद रखिएगा, इन्होंने पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए। न्याय पंचायतों का गठन भी किया जाना चाहिए, यानी कि जो भी न्याय पंचायतें हैं उनका भी गठन होना चाहिए। अब इसमें मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC और ST को अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पंचायतों के चुनाव दलगत आधार पर होनी चाहिए, यानी इन्होंने दल की बात भी की थी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। अब ये संवैधानिक दर्जा हमें कब मिला पंचायती राज को, ये मिला 73 यानी कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1993 में। हालांकि ये 1992 में आ गया था, लेकिन पारित कब हुआ, 1993 में, याद रखिएगा। और इन्होंने बोला कि पंचायत के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सोशल ऑडिट की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि संविधान संशोधन के लिए एक प्राइवेट बिल आता है। अब ये
प्राइवेट मतलब निजी बिल क्या होता है? अगर हम बिल की बात करें तो बिल दो तरह के होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट बिल जिसको हम सरकारी बिल बोलते हैं, और दूसरा होता है ये निजी बिल जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट बिल। अब ये बिल का प्रोसेस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस पर मैं एक अलग से मतलब सेपरेट क्लास लेकर आऊँगी, आप इसको अच्छे से समझिएगा। लेकिन अभी क्या होता है, 1978 में 21 प्रसिद्ध व्यक्तियों ने एक निजी विधेयक पेश किया जिसका उद्देश्य क्या था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना था। 1978 की बात हो रही है। इन व्यक्तियों में कौन थे? अशोक मेहता, EMS नमूद्रीपाद, रवि राय, नानाजी देशमुख, लक्ष्मीमल सिंघवी, सुरेंद्र मोहन, मधु लिमये, BG वर्गीज, रामनिवास मिर्धा। इनके नाम याद रखिएगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं CH अनुहंता राव कार्यदल। अब इस कार्यदल ने क्या बात की थी, इस पर डिस्कस करते हैं। इस कार्यदल का गठन क्या हुआ? योजना आयोग द्वारा हुआ। योजना आयोग क्या था? 1950 में बना था। अब इसकी जगह किसने ले ली है? नीति आयोग ने ले ली है, याद रखिएगा, नीति आयोग ने। ये 1982 से 84 के दौरान आया, जिसे जिला योजना प्रक्रिया के संबंध में इसने क्या दिया? दिशा निर्देश देने का कार्य सौंपा गया। कार्यदल ने सिफारिश क्या की थी कि जिला स्तर पर 50 सदस्य योजना तंत्र होना चाहिए, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, श्रमिक, उद्योगपति, बैंक प्रतिनिधि सब शामिल होने चाहिए। जिलाधीश को इस योजना तंत्र की अध्यक्षता सौंपी जानी चाहिए। यानी ये जो 50 सदस्यीय योजना तंत्र होगा, इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे जिलाधीश। ठीक, याद रखिएगा। CH अनुहंता राव कार्यदल 1982 से 1984। अब पढ़ते हैं हम GVK राव समिति। अब इसमें क्या होता है, ये गठन होता है राजीव गांधी जी की सरकार में 1985 में मार्च में। इसका उद्देश्य भी क्या था? ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन, मतलब गरीबी को दूर करना, इससे संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना। इस समिति को सामान्यतः कार्ड समिति के संक्षिप्त नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सी समिति कार्ड समिति के नाम से जानी जाती है, तो इस समिति को बोलते हैं GVK राव समिति। अब इसकी सिफारिश क्या थी कि जो योजना प्रक्रिया में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है वो घातक है। जहाँ तक हो सके इस क्रिया को विकेंद्रीकृत किया जाए। अब केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत क्या होता है? देखिए, केंद्रीकृत में क्या होती है, सारी पावर सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में होती है, ठीक। और विकेंद्रीकृत में क्या होती है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी कि पावर को ऐसे बांट दिया जाता है अलग अलग। तो जब एक व्यक्ति के हाथ में पावर होगी तो वो कैसा हो जाएगा, वो तानाशाह बन जाता है। तो ये क्या होती है, घातक होती है, इसलिए विकेंद्रीकरण की बात की इन्होंने। अब और इन्होंने क्या बोला कि पंचायती राज का ढांचा 4 स्तरीय होना चाहिए। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, बलवंत राय मेहता पढ़े जिन्होंने बात की थी 3 स्तर की, अशोक मेहता पढ़े जिन्होंने बात की थी 2 स्तर की, ठीक। अब हम पढ़ रहे हैं GVK राव, यानी कि GVK राव समिति। अब ये इसमें क्या बात हो रही है कि कैसा होना चाहिए, 4 स्तरीय होना चाहिए। 3 स्तर तो गांव, खंड तथा जिले के हो गए। चौथे स्तर में राज्य विकास परिषद का गठन किया जाना चाहिए। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के पास हो तथा सभी मंत्री व सभी जिलाधीश इसके सदस्य हों। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा ऐसी कौन सी समिति है जिसने 4 स्तरीय ढांचे की बात की, और उसमें कौन कौन से स्तर थे, गांव, खंड और जिला। चौथा था राज्य विकास परिषद। इसके अध्यक्ष बताए थे उन्होंने मुख्यमंत्री, और सभी मंत्री और जिलाध्यक्ष इसके क्या हों, सदस्य हों, ठीक। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। अब इसमें क्या होता है, राजीव गांधी की सरकार आती है, विकेंद्रीकरण के मुद्दे पर काफ़ी एक्टिव हो जाती है वो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, केंद्रीकृत में पावर सिर्फ एक व्यक्ति के पास होती है। जून 86 में क्या होता है, सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने श्री लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। लक्ष्मीमल समिति कब किया इन्होंने, 1986 में, याद रखिएगा। अब इन्होंने, इस समिति ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, 1986 में। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या बोला कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को ग्रामीण विकास प्रशासन में कार्य करने का मौका अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। यानी जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जो गांव ग्रामीण विकास प्रशासन है उसके जो भी कार्य हैं उसमें उन्हें काम करने का मौका देना चाहिए। पंचायती चुनावों में दलगत व्यवस्था को नहीं अपनाना चाहिए। दलगत की बात किसने की थी, अशोक मेहता कमेटी में की गई थी कि दलगत होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, नहीं होना चाहिए। पंचायती राज से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य में पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए एक वित्त आयोग की गठन
किया जाना चाहिए। वित्त आयोग आप जानते हैं ना, इसका आर्टिकल भी है हमारे संविधान में, ये है भी राज्य वित्त आयोग। अब हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पीके थुंगन समिति। सिंघवी समिति की रिपोर्ट आने के बाद पंचायती राज से संबंधित संशोधन की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी, यानी कि सारी कमेटियाँ आ गई। अब संशोधन की बात आने वाली है। अभी तक क्या है, हम 98 तक स्टडी कर चुके। अभी तक पंचायत को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन क्या होने लगी, यहाँ पर बातचीत होने लगी। ठीक, अब ये जो है पीके थंगन की अध्यक्षता में एक समिति आती है। इसकी सिफारिशें क्या होती हैं कि पंचायती राज को, अब क्योंकि सब संवैधानिक दर्जे की बात करने लगे, जिला परिषद के विकास कार्यों का तथा योजना निर्माण की कुल संस्था के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए। ये बोलते हैं कि जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाना चाहिए। पंचायतों का कार्यकाल 5 साल होना चाहिए और चुनाव की व्यवस्था निर्धारित समय पर लागू की जानी चाहिए। वित्तीय स्थिति का ध्यान रखने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। अब इसी बीच में आती है वीएन गाडगिल समिति। इस समिति का गठन भी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो विभिन्न समितियों की रिपोर्टों पर विचार करने हेतु पंचायती राज कार्यक्रम के संबंध में सिफारिश देनी थी। यानी अभी तक जितनी भी कमेटी आई थी उनकी जो जो सिफारिशें थी ये उस पर विचार करने के लिए आई थी। अब हम बात करते हैं विधेयक की। देखिए, सबसे पहले तो आप जानिए, इस विधेयक को पॉइंट आउट कीजिएगा, 64 यानी 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989। देखिए, अधिनियम और विधेयक में क्या अंतर है, क्योंकि हमें जो संवैधानिक दर्जा मिला है पंचायती राज का, वो मिला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, और हम पढ़ रहे हैं ये विधेयक। देखिए, कोई भी जब विधेयक संसद में जाता है तो वो पहले लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास जाता है। जब इन तीनों का अप्रूवल मिल जाता है तो वो अधिनियम बन जाता है। ठीक, यानी कि सिंपल सी बात यह है कि सभी विधेयक अधिनियम नहीं होते, यानी कि एक्ट नहीं बनते। सभी बिल क्या नहीं होते, एक्ट नहीं होते। लेकिन सभी एक्ट क्या होते हैं, वो बिल होते हैं। ये याद रखिएगा आप, बिल और अधिनियम का डिफरेंस आपको समझ आया होगा। प्रधानमंत्री होते हैं उस टाइम राजीव गांधी। 1889 में लोकसभा चुनाव से पहले पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला संविधान संशोधन विधेयक पारित कराना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने कुछ माह पहले लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 प्रस्तुत किया। ठीक, लेकिन होता क्या है, ये लोकसभा से तो पारित हो गया लेकिन राज्यसभा से बहुमत प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन इसकी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये आगे चलकर 73वां संविधान संशोधन का आधार बना। अब देखते हैं हम 74वां संविधान संशोधन विधेयक। 73वां विधेयक पढ़ा, अब हम 74वां पढ़ते हैं। ये किससे रिलेटेड था, ये राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी 1989 में, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर कुछ महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे। अगर आप उस टाइम का 1989, 90, 91 उस टाइम का अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो उस टाइम थोड़े थोड़े समय के लिए कई सारे प्रधानमंत्री बने हैं, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर कुछ महीने के लिए बने थे। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सितंबर 1990 में पंचायती राज पर 74वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। उसके पारित होने से पहले ही सरकार का क्या हो गया, पतन हो गया और विधेयक समाप्त हो गया। अभी तक हमने विधेयक पढ़े, अब हम चलते हैं अधिनियम की तरफ। ये अब तक हमने 1990 की बात की, अब हम करते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अब इसमें क्या होता है, पुनः लोकसभा में चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई। 16 सितंबर 1991 को प्रधानमंत्री पीपी नरसिम्हा राव बने। 72वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में फिर से लाया गया। 64वें व 74वें जो संशोधन विधेयक थे उन सबको मिलाकर बनाया था। विभिन्न दलों में गतिरोध देखते हुए लोकसभा ने आम सहमति बनने के उद्देश्य से ये विधेयक कहाँ भेज दिया, ज्वाइंट कमेटी के पास भेज दिया। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड को लेकर, उसका भी एक ऐसे ही मैटर था जो ज्वाइंट कमेटी के पास भेज दिया गया है। तो वैसे ही इस विधेयक को भी ज्वाइंट कमेटी के पास भेज दिया। श्री नाथुराम मिर्धा की अध्यक्षता में इस समिति ने विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने का एक प्रयास किया। समिति की रिपोर्ट में कुछ सुझावों पर अमल करते हुए 72वां संविधान संशोधन विधेयक यानी 73वां पुनः लोकसभा में पेश किया गया। 1992 में ये लोकसभा तथा राज्यसभा से पारित हो गया। इसको आप 73वां कर लीजिएगा। क्या हुआ, ये दिसंबर 1992 में लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित हो गया। कुछ महीने में 17 राज्यों के विधानमंडल ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी। 20 अप्रैल मतलब
20 अप्रैल को 1993 में राष्ट्रपति ने भी स्वीकृति दे दी, क्योंकि कोई भी जब बिल होता है तो वो तीनों जगह से पास होता है, पहले लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति लास्ट में। अब राष्ट्रपति ने क्या किया, उस राष्ट्रपति के भी साइन इस पर हो गए। अब एंड में ये 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है, यानी कि पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। याद रखिएगा, 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। ये देखिए, इसी मतलब 24 अप्रैल 1993 को ये पारित हो जाता है, तो इसी के उसमें राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। 73वें संशोधन द्वारा क्या होता है, राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। इसके बाद संविधान में एक भाग ऐड किया जाता है, भाग 9, जिसमें 73वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा, जिसको 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत ही एक अनुच्छेद था 243, इसलिए पंचायती राज से जुड़े जो उपबंध थे इस विभिन्न खंडों के रूप में स्थापित किए गए। भाग 9 का शीर्षक है पंचायतें, उसमें अनुच्छेद 243 से 243 लड़ा तक शामिल है। ये जितने भी आर्टिकल हैं इसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके लिए आएगा पार्ट 3, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा। पार्ट 1 में हमने हिस्ट्री पढ़ी है, पार्ट 2 में हमने संविधान लागू होने के बाद की कहानी पढ़ी है कि कैसे कैसे सब क्या हुआ, और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे इसके आर्टिकल। इसके अलावा एक अनुसूची भी जोड़ी गई 11वीं, जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषय रखेगा। इसको भी याद रखिएगा कि कितने विषय हैं पंचायती राज में, ये हैं 29। अब थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं 74वें संविधान संशोधन पर। इसमें क्या होता है, ये था नगर मतलब नगर से रिलेटेड, शहरी स्थानीय निकायों से रिलेटेड 74वां संविधान संशोधन। अब इसके मुख्य बिंदु क्या थे, 74वां संशोधन अधिनियम 1992, इसमें भाग 9 का ए जोड़ा गया, क्योंकि भाग 9 में क्या था, पंचायतें थी, ग्राम पंचायत। इसे नगर पालिका प्रणाली का प्रावधान दिया गया, म्युनिसिपल सिस्टम का प्रावधान किया गया। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायतों के ढांचे को ये क्या करता है, मजबूत करता है 74 में। अब इसमें कितने विषय थे, देखिए इसके आर्टिकल है 243 से 243 तक। इसको भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय जोड़े गए। पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी थी, जिसमें 29 विषय थे, और नगर पालिका के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय हैं। अब इसमें देखिए थोड़े से ये विषय मैंने डाल दिए, जैसे शहरी योजना, भूमि उपयोग का नियमन, सरकार, सड़कें और पुलों का निर्माण, जल आपूर्ति, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन योजना, शहरी वानिकी, झुग्गी सुधार आदि। अब इसका उद्देश्य क्या था, देखिए इसका उद्देश्य ये था, 74वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को स्वायत्तता प्रदान करना था, और नीचे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, नीचे से मतलब जैसे ग्राम पंचायत आई, अब नगर मतलब स्थानीय निकाय, अगर शहरी स्थानीय निकाय, उनको मतलब एक लो लेवल से ऊपर लेवल तक जाने के लिए प्रक्रिया को मजबूत करना था। ठीक, इस संशोधन ने क्या किया, शहरी विकास और प्रशासन को अधिक व्यवस्थित यानी सिस्टमेटिक बना दिया, इफेक्टिव बना दिया, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। तो ये था 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 यानी 1993। अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया। ऑप्शन है आपके पास 44, 73, 74, 61, और इसका जो आप आंसर करेंगे वो करेंगे आप कमेंट बॉक्स में, और मैं आप सभी के मतलब आंसर चेक करूंगी, और जो सबसे फास्ट आंसर करेगा उसका मैं नेक्स्ट क्लास में शो करूंगी। तो ये आपका होमवर्क है। थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने वीडियो के नीचे ही, और आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको समझ आएगा कि पार्ट 1 हमारे पंचायती राज का जो इतिहास था वो कैसे स्टार्ट हुआ। थैंक यू।